अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियसली तमाम फ्री एक्सरसाइजेस पढ़ ली, असिस्टेड एक्सरसाइजेस पढ़ ली और अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। जो असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस है उसके लिए एक छोटा सा इसने यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है जिसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वही है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। वो ये था कि हम लोग जो भी मसल की रेंज का पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, जबकि जो हमारे पार्ट मसल की रेंज का वीक होता है उसके अंदर हम लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात इसके अंदर उसने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस होती क्या है। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस बेसिकली हमने पढ़ा था ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से अप्लाई की जाती है कि वो मसल एक्शन को क्या करे, अपोज करे। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से अप्लाई की जाती है कि वो क्या करे, मसल एक्शन को अपोज करे। उनको हम क्या कह रहे होते हैं, दीज आर द रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। नंबर वन प्रिंसिपल बात तो यही है कि फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स इस तरह से अप्लाई हो रही है जो कि अपोज कर रही है फोर्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ होगी। अब वो कहता है कि जब भी मसल जो है वो रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए मजीद अपने अंदर टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जब रेजिस्टेंस अप्लाई होगी, ठीक है, मसल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसके अंदर टेंशन इंक्रीज होगी और जब टेंशन इंक्रीज होगी तो मसल पावर इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ क्या होना शुरू हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद इसने दूसरी बात की हुई है कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। हम सबको पता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिसके अंदर जो मसल टोन है वो थ्रू आउट द मूवमेंट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो वो कहता है कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में अगर आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है तो उसका क्या मेथड होगा, वो ये होगा कि आपने इतनी फोर्स अप्लाई करनी है कि वो इंक्रीज करे इंट्रामस्कुलर टेंशन को, लेकिन जो नॉर्मल पैटर्न है मूवमेंट का उसको ऑल्टर ना करे। मतलब कि जो भी फोर्स आप अप्लाई करें वो इतनी अप्लाई होनी चाहिए कि मसल के अंदर जो टेंशन है वो इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जो एक टेंशन होती है आइसोटोनिक के अंदर वो इसमें इंक्रीज होनी चाहिए। नंबर टू, अगर आप कर रहे हैं आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक में हमें पता है कि जो है वो क्या कहते हैं, लेंथ जो है वो मसल की मूवमेंट की क्या रहती होती है, सेम रहती होती है। तो वो कहते हैं कि जो मसल की मूवमेंट की लेंथ है वो सेम रहती है, तो इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह की रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है जो कि मसल की एबिलिटी टू होल्ड, यानी उसको आपने कोई भी वेट पकड़ा दिया और आपने उसको कहा कि आप इसको होल्ड करें, वो कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहा है, इस तरह की रेजिस्टेंस अपने अप्लाई करनी है जो कि उस एबिलिटी को क्या करे, चैलेंज करे। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होंगी। यहाँ तक ये सारी बात बुक के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, पहली बात उसने हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की एक्सप्लेनेशन बता दी, थोड़ी सी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया कि सफिशिएंट टू इंक्रीज इंट्रामस्कुलर टेंशन टू मैक्सिमम विदाउट इंटरफेयरिंग विद द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू प्रोड्यूस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। नंबर टू, अ मैक्सिमम इंक्रीज इन इंट्रामस्कुलर टेंशन ड्यूरिंग एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इलिस्ट्रेटेड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द मसल एबिलिटी टू मेंटेन द होल्ड। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं उनके 5 पैरामीटर्स हैं। जब थेरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये 5 पैरामीटर्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने इनको जो 5 फैक्टर्स कह दिए। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है पावर। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे ही पावर इंक्रीज होती जाती है और जो भी रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो हम पावर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोगों ने पावर को इंक्रीज करना है तो हम जो भी रेजिस्टेंस है उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। नंबर टू, हमारे पास इंड्योरेंस। इंड्योरेंस हम लोगों को पता है एक मसल की एबिलिटी टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज द इंड्योरेंस। ठीक है, तो इंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए हम जो एक्सरसाइजेस कराते हैं वो होती हैं हमारे पास हाई रेपिटेशन, यानी ऐसे एक्सरसाइज जिनके अंदर रेपिटेशन ज़्यादा है, और कौन सी एक्सरसाइजेस, लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन इंक्रीज होती जाती है उतनी ही कम जो है वो रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमारे जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरी कर रहा होता है अपॉन द बेसिस कि मसल की पावर क्या है, उसकी स्टेज क्या है। फिर ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द मूवमेंट है। यूजुअली मसल के अंदर मैक्सिमम पावर तब जनरेट होती है जब मसल जो है वो अपनी मसल के अंदर मैक्सिमम पावर जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से, यूजुअली या तो बहुत स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, नेचुरल स्पीड से थोड़ा सा स्लो मूव करेंगे, उससे थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है तो मसल की पावर जो है वो इससे अफेक्ट होती है। ठीक है, और वॉल्यूम की तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, एक फैक्टर यहाँ पर मिस हो गया है एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाला फैक्टर क्या है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन मैटर करती है। उससे 3 कोऑर्डिनेशन मूवमेंट की मैटर इसलिए करती है क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। अभी एक मूवमेंट हो रही होती है वो अकेली नहीं हो रही होती, उसके अंदर मल्टीपल
मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, डेली लाइफ में। तो हमारा काम होता है जब भी हम करा रहे हैं तो हम देखें कि रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है मसल्स का वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट साइनर्जिस्ट तमाम मसल जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में, ठीक है। यही बात उसने की है पावर है, ठीक है। पावर के अंदर हम लोग कौन सी एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं, हमारे चूँकि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है तो हम इंक्रीज रेजिस्टेंस या प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस लो रेपिटेशन एक्सरसाइजेस के अंदर करा रहे होते हैं, और इंड्योरेंस के अंदर हम करा रहे होते हैं लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। और फिर उसने वॉल्यूम की बात की, मजीद इसने कुछ इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ। उसके अंदर आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ पावर, ठीक है। अब हम सबको पता है कि थ्रू आउट द मूवमेंट वो कहता है कि जो मसल की स्ट्रेंथ है यूजुअली क्या करता है, वो कहते हैं थ्रू आउट द रेंज वो स्ट्रेंथ वेरी करती है। हो सकता है कि वो एक पार्ट ऑफ द रेंज में या एक पोजीशन में वो ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा था, ज़्यादा अच्छे से रेजिस्टेंस को काउंटर बैलेंस कर रहा था, लेकिन उसके ऑपोजिट ही कुछ पार्ट ऑफ द रेंज ऐसा था या कुछ मसल की पोजीशन ऐसी थी जिसमें वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना प्रॉपरली वो उसको अपोज नहीं कर पा रहा था। तो उसके अंदर जो है वो कहता है कि जो है हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस भी क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे उसने एग्जांपल दी, उसने कहा कि यूजुअली हमारे पास जो एल्बो के फ्लेक्सर्स होते हैं वो हमारे पास अपनी फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शनली वो आउटर पार्ट ऑफ द रेंज में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैकेनिकली वो मिड रेंज में जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद वो कहते हैं यूजुअली मसल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है जब वो अपनी आउटर पार्ट ऑफ द रेंज में होता है, लेकिन ये वेरी कर रही होती है। आउटर इनर रेंज सब हम लोग पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास इतनी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास डिपेंड कर रही होती है उसके एंगल ऑफ पुल पे, ठीक है, नंबर ऑफ द मसल फाइबर्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे जो है ना वो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इस पूरे इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ एक यही बात की है, मसल्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट आर नॉट इक्वली पावरफुल इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर रेंजेस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। और उसके बाद जो एल्बो फ्लेक्सर्स की एग्जांपल दी और मैंने बताया कि आउटर पार्ट ऑफ द रेंज में जो है ना ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेक्निक्स। टेक्निक्स में पहली टेक्निक हमारे पास क्या आती है, स्टार्टिंग पोजीशंस, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन हम इस तरह की रखते हैं कि पहली तो बात है कंफर्टेबल होनी चाहिए, और जो पेशेंट जो है वो इस पार्ट में जब भी वो मूवमेंट कर रहा है उसकी कंप्लीट अटेंशन जो है वो उसी मूवमेंट पे होनी चाहिए, ताकि वो उसको पता चले कि मैंने रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। नंबर 2, पैटर्न ऑफ द मूवमेंट। पैटर्न ऑफ द मूवमेंट पहले हमने पेशेंट को सिखाना है। यूजुअली सिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्री एक्सरसाइजेज जो है ना वो टीच करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन, अच्छा ये बिल्कुल वही बात है जो हमने असिस्टिव एक्सरसाइजेज में पढ़ी थी कि स्टेबलाइजेशन आपने कैसे देनी है। स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्ली हम स्टेबलाइजेशन डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली कर सकता है, या यूजुअली जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्लिंग्स वगैरह आते हैं, उनके थ्रू हम लोग जो है वो ना स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन किसकी करनी है, जो हमने पहले पढ़ा था बोन ऑफ ओरिजिन की स्टेबलाइजेशन करनी है, ठीक है। यानी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मसल जो है ना उसको आपने क्या कर देना है, स्टेबलाइज कर देना है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गई है। उसके बाद ट्रैक्शन है, हम सबको पता है ट्रैक्शन की हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो इलिसिट हो सके और मूवमेंट अच्छी हो सके। फिर हमारे पास क्या आ रही थी, रेजिस्टिंग फोर्स आ रही थी। रेजिस्टिंग फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि रेजिस्टिंग फोर्स डिफरेंट तरीकों से अप्लाई की जा सके, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, ठीक है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्या कर सकती है, हम लोग यूजुअली डिफरेंट तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल प्रेशर दे सकते हैं, वेट स्प्रिंग्स वगैरह कुछ अप्लाई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट खुद अप्लाई कर सकता है। और इसके एडवांटेजेस उसने बताया कि जो मैनुअल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो है ना हम लोग रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रख सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली वो कहता है कि ये जो है ना हम लोग वेरी कर सकते हैं, या फिर जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स नीड, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी बात जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वही एक बात इसलिए लिखी है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा एफर्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा पावर और हाइपरट्रॉफी में जो है ना वो चेंजेस आएंगे मसल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा करेक्टर ऑफ द मूवमेंट, पहली वही बात है जो असिस्टेंस में पड़ी थी, स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, फुल अटेंशन होनी चाहिए द पेशेंट की जो भी मूवमेंट वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो भी हम लोगों ने उसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप के अंदर अप्लाई करनी है। स्पीड ऑफ द मूवमेंट है वो भी हमारी ऑप्टिमम होनी चाहिए। सारी बातें वही हैं जो हम असिस्टेंस में पढ़ाएं, बस आप 1-2 पॉइंट रेजिस्टेंस के इसके अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रेपिटेशंस। रेपिटेशंस जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम लोग इंड्योरेंस को इंक्रीज करने का गोल रखते हैं तो हम कौन सी कराएंगे, हाई रेपिटेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे। अगर हमने पावर को इंक्रीज करनी है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो हम जो है वो लो रेपिटेशन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कराएंगे। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती जाए वैसे वैसे ही क्या
होती जाएंगी, रेपिटेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है, उस तरह की कंडीशंस में भी हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो लो रेजिस्टेंस हाई रेपिटेशन एक्सरसाइजेस ही कराएं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि किस केस में हम लोगों ने कौन सी करानी है। अगर हमारा मकसद स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, जैसे कि आफ्टर पोस्ट ऑफ कंडीशंस, तो हम हाई रेजिस्टेंस लो रेपिटेशन एक्सरसाइज करें, जिसमें प्रोग्रेसिवली रेजिस्टेंस जो है ना वो हम कराएंगे। इसी तरह अगर आर्थराइटिस को डील कर रहे हैं तो स्टैटिक रेजिस्टिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करा देंगे। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है ना रेपिटेशन की वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल भी इतनी कोई खास मुश्किल इसके अंदर कोई भी बात नहीं थी। अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि रेजिस्टेंसेस किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस फिजियोथेरेपिस्ट खुद भी अप्लाई कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से अप्लाई कर सकता है, पेशेंट का ये लिम्ब है, ठीक है, हम लोगों ने ज्यूम कर लिया उसका हाथ है, और यहाँ पर जो है ना वो पेशेंट का क्या है, थेरेपिस्ट है। थेरेपिस्ट क्या करेगा, अपना हैंड इस चीज़ के ऊपर प्लेस करेगा, ठीक है, जहाँ से उसने मूवमेंट करानी है, यानी यहाँ पर थेरेपिस्ट अपना हैंड प्लेस करेगा प्रॉपरली। उसके बाद जो है ना वो फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स किस तरह होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। लाइक इफ दिस इज द हैंड और पेशेंट ने मूवमेंट ऊपर की तरफ करनी है तो मैं उसको जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस दूंगी। ये बात हमने मसल टेस्टिंग में ऑलरेडी पढ़ी होगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि एक बात है, जो थेरेपिस्ट है उसका स्टांस यानी उसकी खड़े होने का अंदाज बिल्कुल एक फर्म होना चाहिए, बिकॉज उसने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। अच्छा, अब इसमें थेरेपिस्ट की सेफ्टी की भी बड़ी बात आती है, और उसके हैंड प्लेसमेंट की बात आती है, उसकी पोजीशन की भी बात आती है कि उसको जो है वो अपनी लेग्स को प्रॉपर्ली थ्रस्ट रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रॉपर्ली लेग्स की थ्रस्टिंग को इस्तेमाल करे और अपने बॉडी वेट को इस्तेमाल करे रेजिस्टेंस अप्लाई करने के बजाय इसके कि वो अपने लिम्ब से या फिंगर से या अपने हैंड से जो है वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आती है। एज इफ या ऑन फॉरवर्ड पोस्टर उसने शो कराया हुआ है, पुल एंड काउंटर प्रेशर एंड डाउनवर्ड प्रेशर उसने शो कराया हुआ है, तो इसमें थेरेपिस्ट अपने बॉडी वेट को यूज़ करते हुए अप्लाई करेगा रेजिस्टिव फोर्स। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेजिस्टेंस फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से अप्लाई करता है। अब हम लोगों ने पेशेंट ये इस्तेमाल करना है। पेशेंट अपने बॉडी वेट के थ्रू रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता है, ठीक है, या फिर जो है वो अपने कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस। अब एग्जांपल उसने दिया है, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में है और उसकी 2 नीज़ है, तो अपनी एक नी को दूसरी नी के ऊपर प्लेस करके भी जो है ना वो अपनी मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल है। या फिर प्रेसअप वगैरह कर सकते हैं, जिसमें वो अपने शोल्डर्स वगैरह को यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई करेगा। ये कन्वीनियंट मेथड है, एक रिलायबल मेथड है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी खास बात डिस्कस नहीं की हुई। दे हैव शॉन 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस। नंबर 1 क्वाड्रिसेप रेजिस्टेंस किस तरह से अप्लाई करना है, और फिर देन आपने उसको प्रेस दिया। फ्रॉम हाई सीटिंग द एक्सटेंसर ऑफ द नी कैन बी रेजिस्टेड बाय द वेट एंड प्रेशर ऑफ द अदर लेग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसने अदर लेग को वहाँ पर प्लेस किया हुआ है, जिसके थ्रू जो है ना वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। तो इसके अंदर भी कोई भी मुश्किल बात जो है वो नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंसेस बाय वेट हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बाय वेट रेजिस्टेंसेस अप्लाई करना हम सबको पता है कि हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है कि हम लोग डिफरेंट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग सैंड बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल वेट यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन बॉल्स होती हैं जो कि हम प्रेस करवाते हैं पेशेंट से। ठीक है, इसके अलावा कोई स्ट्रैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल उसने ये दी हुई है कि हो सकता है कि पेशेंट अपनी लेग के साथ वेट को बांध ले और फिर जो है वो अपनी मूवमेंट को लेकर जाए। दैट मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ द वेट्स। और फिर वेट लिफ्टिंग से तो सब हम जो है ना अवेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ यहाँ पर आपको शो भी कराए हुए हैं, जैसे कि लेग पे पेशेंट जो है वो प्रोन लाइन में एंड देन यू कैन सी वेट, और उसने हैंड में वेट लिफ्ट किया हुआ है और जो है ये मेडिसिन बॉल को यूज़ करते हुए मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई मुश्किल बात यहाँ तक हम लोगों ने नहीं देखी। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट आर द प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, और ये टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।